नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनलिप स्टेनोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन होगी वो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और यह है जो मैटर है वो संपादकीय लेख से लिया गया है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 12वीं की परीक्षाओं के संदर्भ में फैसला लेने के लिए बुलाई गई बैठक भले ही किसी नतीजे पर न पहुंची हो, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्रियों समेत कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ये परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अंतिम फैसला कुछ भी हो, पहली प्राथमिकता परीक्षाएं कराने की संभावनाएं टटोलने की होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य निर्धारण में महती भूमिका निभाती है। इनके जरिए छात्रों की मेधा का न केवल वास्तविक मूल्यांकन होता है, बल्कि यह भी तय होता है कि उन्हें आगे क्या और कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए। इसी कारण कोरोना की दूसरी लहर के सिर उठा लेने पर यह फैसला किया गया था कि CBSE के 10वीं के छात्रों को तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बिना परीक्षा पास कर दिया जाएगा, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल रहने पर 12वीं की परीक्षाएं कराई जाएंगी। फिलहाल कहना कठिन है कि आगे क्या स्थिति बनेगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक हालात सामान्य हो जाएंगे और तब कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षाएं कराई जा सकती है। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेज़ी से कम हो रहे हैं, उससे 15 जुलाई के बाद परीक्षाएं कराने के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके बावजूद सभी विकल्प खुले रखे जाने चाहिए। परीक्षाएं आयोजित कराने की संभावना बनने पर यह देखा जाना चाहिए कि क्या सभी विषयों की परीक्षाएं लेनी आवश्यक है। उचित यह होगा कि सीमित पाठ्यक्रम के आधार पर कुछ विषयों की ही परीक्षाएं ली जाएं, ताकि छात्रों को कम से कम जोखिम का सामना करना पड़े। पाठ्यक्रम कम रहने और चुनिंदा विषयों की ही परीक्षाएं होने से छात्र तनाव से भी बचेंगे। इससे अभिभावकों की भी चिंता एक हद तक कम होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब परीक्षाएं हो रही हो तब देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण का स्तर चिंताजनक हो। इसलिए भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर भी परीक्षा कराने का विकल्प खुला रहना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि परीक्षाओं को लेकर फैसला करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों को कम से कम 15 दिन का समय मिले। यह सूचना भी छात्रों के तनाव को कम करने वाली साबित होनी चाहिए, क्योंकि राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं कराने न कराने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इसलिए इसे राजनीतिक मसला बनाने से बचा जाना चाहिए। यह ठीक नहीं कि कुछ नेता इस पर संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। जीवन अस्तित्व का प्रसाद है और मृत्यु भी। जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं है। मृत्यु जीवन में ही गठित होती है। यह जीवन का ही अंतिम अध्याय है।
अंतिम सत्य है जन्म और मृत्यु हमारा चयन नहीं होते। जन्म हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है। सभी मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए सत्कर्म करते हैं। यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाने या दूसरों को सम्मान देने के प्रयत्न करते हैं। यही सब करते हुए जीवन में मृत्यु की घड़ी आती है। यहाँ प्रियजनों सब जनों की अंतिम विदाई सम्मान पूर्वक की जाती है। यह भारत की प्राचीन परंपरा है, लेकिन कोरोना काल में प्रियजनों के शव गंगा जैसी पवित्र नदी में उतराते सड़ते देखे जा रहे थे। अनेक स्थानों में शवों को नदी तट के बालू में दबाने या खुला छोड़ने के अपकृत्य भी हुए। सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि न किया जाना दुखद है। जिनके साथ रहे जीवन का आनंद मिला, उन्हीं की अंतिम विदाई में ऐसी निर्ममता आहत करने वाली है। अंत्येष्टि की प्राचीन परंपरा और विधि पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। केवल महामारी की आपदा में ही नहीं, वरन हमेशा के लिए अंत्येष्टि के नए मार्गदर्शी सूत्रों का गठन जरूरी है। भारत की धर्म परंपरा जड़ नहीं है। धर्म सुखपूर्ण जीवन की आदर्श आचार संहिता है। इसका मूल तत्व सनातन है, लेकिन यह प्रकृति की तरह परिवर्तनशील है। इसमें काल बाह्य को छोड़ने और काल संगत को अपनाने की परंपरा है। भारतीय समाज ने अनेक रूढ़ियाँ छोड़ी है। वे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संगत नहीं थी। ऋग्वैदिक काल से लेकर अथर्ववेद के रचना काल और पुराण काल तक मृत शरीर की सम्मान अंत्येष्टि का इतिहास है। अथर्ववेद में शव को अंत्येष्टि स्थल तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उल्लेख है। अब चौपहिया वाहन के प्रयोग है। परिस्थिति के अनुसार संशोधन उचित है। ऋग्वेद अथर्ववेद में अग्नि से भावुक स्तुति है। हे अग्नि, इस मृतदेह को जैसे सुख मिले वैसे जलाओ। रोती भिलकती पत्नी से कहते हैं, तुम्हारा रोना उचित नहीं, इन्हें छोड़ो, संसार का सत्य जानो, पुत्रों पौत्रों के साथ रहो। मृतक से कहते हैं, तुम्हारा प्राण विश्व वायु से मिले, आँखें सूर्य से मिले। अंत्येष्टि के ये सूत्र हजारों वर्ष प्राचीन हैं। चूँकि काल परिस्थिति बदल गई है, इसलिए परंपरा का पुनर्विश्लेषण अनिवार्य है। अंत्येष्टि कर्म का विधान वैदिक काल से बहुत प्राचीन है। अग्नि में ही मुख्य रूप से शव समर्पण की परंपरा के अन्य रहस्य भी संभव है। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद भी जीवन की निरंतरता चलती रहती है। मृत्यु के बाद भी शेष अव्यय शरीर से प्रीति बनाए रखते हैं। अग्निदाह के समय दुखी पुत्र या परिजन ही चिता में अग्नि लगाते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भूमंडल का ताप बढ़ रहा है। अनेक जीव प्रजातियां नष्ट हो गई है। जैव विविधता नष्ट हो रही है। भूकंप और तूफान बढ़े हैं। गंगा सहित सभी नदियां पहले हाहाकार बहती